सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि केमिस्ट्री के इस चैनल के अंदर आप लोग के लिए केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियोस आने वाले हैं, तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक और साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो इनऑर्गेनिक के लिए वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस आप लोग को करना क्या है, वीडियो को पूरा आराम से, इत्मीनान से, ईमानदारी के साथ देखना है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक उठाना है और अपने एंड से ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स के अंदर कितने सारे अभी प्रॉब्लम्स निकल के आए। तो आप अपने तरफ से कोई भी कमी मत छोड़ो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो या एक तगड़ा रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। बस आप लोग को करना क्या है, जो भी ब्रांड का आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसके आप लोग ये दोनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फिजिक्स की बात थोड़ी डिफरेंट है। केमिस्ट्री के अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो आप लोग के लिए हेल्पफुल जरूर रहेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ स्टार्टिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को साथ में पढ़ेंगे, एक ही शॉट में रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर स्कोरिंग है, ट्रिकी भी है, आई एग्री, बट मैं हूं ना, तो सारे कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, एकदम क्लिस्टर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वन शॉट रिवीजन। गेट योर नोटबुक्स रेडी एंड लेट्स एस दिस टुगेदर। ये क्या है? ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक है, यानी 3 to 12 जो हमारा ग्रुप है वो डी ब्लॉक का है, ठीक है। नाउ ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? तो बेसिकली वो एलिमेंट जो इन लाई करते हैं इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एंड इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3 to 12। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैम हमको पता है, यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या फर्क होता है? देख बच्चे सुन, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, ठीक है। या तो उसकी ग्राउंड स्टेट की बात करो या किसी इसकी एक्सलेशन स्टेट की बात करो। सो ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन व्हिच हैज इनकम्प्लीटली filled d orbital in its ground state or any one of its oxidation state. Then we have zinc, cadmium, mercury as an exception। नहीं वो है ये, पर ये ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन है, बाकी तो होते हैं। सी जिंक, कैडमियम, मरकरी का केस क्या है? क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। इनके पास तो सब भरा हुआ है, इनके पास डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है ना, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। एफ ब्लॉक के कौन से एलिमेंट होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास 4f5f ऑर्बिटल होता है विच इज प्रोग्रेसिवली फिल्ड, ठीक है। नाउ दे आर बेसिकली ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं हम। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसमें क्या होता है? इसमें फिलिंग होती है 3d ऑर्बिटल्स की, ठीक है। किसकी फिलिंग होती है? 3d ऑर्बिटल्स की। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 21 to 30, यानी स्कैंडियम से जिंक तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। इसके पास इनकम्प्लीटली 3d ऑर्बिटल होता है और इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। देन 4d ट्रांजिशन सीरीज कौन सी सीरीज होती है? इस सीरीज में 39 to 48 के जो एलिमेंट्स हैं विद एटॉमिक नंबर 39 to 48 वो आते हैं, इनकम्प्लीटली 4d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एंड उसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, यानी कि यट्रियम से लेके कैडमियम तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं, ठीक है। फिर आती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी 5d सीरीज। ये कौन सी सीरीज होती है बच्चे? ये वो सीरीज होती है जिसमें 57 यानी कि हमारा लैंथनम आता है। फर्स्ट एलिमेंट इस सीरीज का लैंथनम होता है, ठीक है, 57। देन इट इज फॉलोड बाय 14 एलिमेंट्स। इसके साथ किसके साथ फॉलो होता है? ये बाकी रेस्ट 14 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, जिनको हम लेंथनाइट बोलते हैं, ठीक है, इन विच इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। उसके बाद जो नेक्स्ट 9 एलिमेंट हैं, जैसे लाइक फ्रॉम हैफनियम टू मरकरी, वो किस में बिलोंग करते हैं? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में बिलोंग करते हैं और इसमें इनकम्प्लीट 5d ऑर्बिटल होता है, ठीक है। नाउ ये जो हमारी 6d ट्रांजिशन सीरीज है, इसको जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कह रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी बेसिकली एक्टिनॉइड की सीरीज है, ठीक है। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनॉइड, ठीक है, 89 टू एटॉमिक नंबर 104 to 112 के जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो इस प्लेन में लाइन कर रहे हैं 104 to 112, उन्हें हम क्या बोलते हैं? 4 ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, या 6d ट्रांजिशन सीरीज। नाउ इसमें 6d ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, इसमें 6d ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होते हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर।
क्लियर इन द सेंस रिवाइज हो गया, सबको याद आ गया कि हाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से, कभी ट्यूशन में, कभी किसी दोस्त से, कभी यूट्यूब पे, कभी टीचर से, कहीं ना कहीं तो हमने पढ़ा है। ठीक है, देन लेट्स कम टू कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छा बच्चे, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, चलो, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटालिक होते हैं नेचर में। सबसे पहली चीज लिखी हुई है यहाँ पे, देखो, मेटालिक इन नेचर। नाउ मेटालिक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किस किस के? हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। एंड लेटर ऑन दे शो ग्रेजुअल डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड। एंड ड्यू टू देयर मेटालिक बॉन्ड दीज मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, और उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, दे पोजेस हाई डेंसिटी एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एंड अलॉयज भी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला मेटालिक नेचर। हाँ, मेटालिक नेचर होता है, काफी हार्ड होते हैं ये। ठीक है, और क्या क्या होते हैं? जो हमारे डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। अब भी जस्ट हमें ओवरव्यू में डिस्कस की थी ये चीजें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेटालिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एंड दे गिव राइज टू, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को राइज देगा ऐसी कंडीशन में? ये हाई डेंसिटी, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब भी डिस्कस किया था, दोबारा पढ़ा। ठीक है, ना एटॉमिक रेडियाई का कंसेप्ट है। देखो, जो एटॉमिक रेडियाई है ना वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप स्कैंडियम से आगे जा रहे हो। क्यों? बिकॉज उधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा है। फिर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि जो अट्रैक्शन है, ठीक है, जो अट्रैक्शन है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इज कैंसल्ड बाय द रिपल्शन। ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। नाउ कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक का साइज बड़ा होता है, हैव बिगर साइज, राइट? क्यों? बिकॉज जो उनकी शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, जो ये शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ रहा है एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, देन वी हैव सेकंड चीज, थर्ड पॉइंट, lengthenoid contraction. What is lengthenoid contraction now? Steady decrease in the atomic and ionic radii of transition metal. ये जो डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का अक्रॉस दिस सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो बच्चे, 4f की फिलिंग हो रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d ऑर्बिटल ये हो रहा है। एंड जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इज क्वाइट रेगुलर। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्शन साइज इज क्वाइट रेगुलर। इसके वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो एटॉमिक रेडियाई है सेकेंड रो का ट्रांजिशन एलिमेंट की इज लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू थर्ड वन। ठीक है, जो थर्ड रो है उससे सिमिलर होता है। देन वी हैव आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, कोई भी चीज तुम्हें लग रही है तुम्हें क्लियर नहीं हुई या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तो पूछ लेना। ठीक है, चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो देयर इज स्लाइट इररेगुलर वेरिएशन, हल्का सा वेरिएशन आता है बच्चे इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। क्यों आता है? क्योंकि इररेगुलर वेरिएशन एटॉमिक साइज का भी है। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ट्रांजिशन मेटल की, इट शो वेरिएबली लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ n-1d था। ठीक है, उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन में, एज वेल एज जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ns इलेक्ट्रॉन है, दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा बच्चा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक बात और सुनो कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है 5d ट्रांजिशन सीरीज की वो ज्यादा होती है देन 3d एंड 4d। क्यों? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, सो इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो होता है ये 5d ट्रांजिशन सीरीज में ज्यादा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू 3d एंड 4d सीरीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। ठीक है, एंड देन डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड, एंड देन डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम स्कैंडियम एंड देन डिक्रीजेस, उसके बाद डिक्रीज हो रहे हैं। नाउ कैटालिटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो देखो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना उनको एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? सबसे पहली चीज तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, दूसरा इनकम्प्लीट और ये कह लो कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया लार्ज होता है बच्चे एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस,
ये चारों जो रीजन है वो इसको कैटालिटिक प्रॉपर्टी एज अ कैटलिस्ट यूज करने के लिए लाइक हमें वो करते हैं कि ठीक है, यूज देम एज अ कैटलिस्ट बिकॉज दे आर गिविंग यू दैट प्रॉपर्टी की यस दे आर बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड में क्या होता है, दे फॉर्म कलर्ड आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पता है हमको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन अंडरगो डी ट्रांजिशन। कैसे? बाय ऑब्जॉर्विंग कलर फ्रॉम अनविजिबल रीजन एंड रेडिएटिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, हमें ये भी पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास एक तो भैया डी ऑर्बिटल वैकेंट है। ठीक है, दे आर एम्प्टी और यू कैन से इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। दूसरा स्मॉलर साइज, तीसरा हाई चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, कैटायन। नाउ इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? बेसिकली बच्चा देखो, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, दे हैव वॉइड और इंटरस्टिशियल। ठीक है, जिसमें जैसे फिर हमारे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी चीजें फिट हो जाती हैं, जिससे इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं और जो इनकी कंपोजिशन होती है वो भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, दे आर हार्ड, दे आर मैलिएबल एंड दे आर डक्टाइल। अलॉय फॉर्मेशन की बात करी जाए तो जो हमारे डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो अलॉय फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय डू टेक प्लेस, क्यों? बिकॉज ऑफ सिमिलर आयनिक साइज। मेटल रिप्लेस कर देते हैं, मेटल कैन रिप्लेस ईच अदर इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, सो डू अलॉय का फॉर्मेशन भी होता है। दिख रहा है ना ये? ठीक है, तो दिस इज आर सीरीज। हमने स्कैंडियम की बात करी थी, हमने क्रोमियम की बात करी। ठीक है, फ्रॉम हेयर स्कैंडियम, ये ट्रियम, ये पूरी सी ना। ठीक है, चलो नाउ प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। नाउ K2Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमेट ओर। क्रोमेट ओर यानी FeCr2O4 के फ्यूजन के से आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। पर फ्यूजन अकेले का तो होगा नहीं ना, ऑब्वियसली किसी के साथ होगा। तो किसके साथ इसका फ्यूजन होता है? इसका फ्यूजन होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका फ्यूजन होता है इन दी एक्सेस ऑफ एयर की एक्सेस में। ठीक है, तो होता क्या है जब FeCr2O4, ठीक है, FeCr2O4 यानी कि हमारा क्रोमेट और जब सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर और इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, Na2CrO4 बनता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, CO2 भी बनता है, Fe2O3 भी बनता है। फिर जो हमारा ये Na2CrO4 बना है, क्या बोलते हैं इसको? जल्दी जल्दी बताओ। सोडियम क्रोमेट। ठीक है, दिस इज सोडियम क्रोमेट। नाउ ये सोडियम क्रोमेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ H2O और Na2SO4 भी रिलीज होता है। आफ्टर दिस ये जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट था ये फर्दर KCl के साथ रिएक्ट करता है और हमें देता है K2Cr2O7। समझ आ गया? उसके साथ NaCl भी मिलता है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pH ऑन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन? तो बच्चे जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट है ना वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, कोई सॉल्यूशन में डिपेंड करता है उनके pH पे। जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होती है क्रोमियम की इन क्रोमेट और इन डाइक्रोमेट दोनों में सेम होती है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसकी अभी हमने बात करी है, ठीक है, ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन एसिडिक मीडियम। समझ गए बच्चे? समझ गए ना? K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट की हमने बात करी, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ एक चीज की प्रिपरेशन और है KMnO4, वो बहुत सिंपल है। यू कैन, उसमें क्या है बेसिकली पोटेशियम परमैग्नेट को देख लेते हो 2MnO2 को। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट चेंज द पेन ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। हम रिवाइज कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको सब समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा जल्दी भाग रहे हैं, बट हम ऐसा भी नहीं कि आप कुछ हर चीज स्किप करते हुए पढ़ा रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर आराम से बच्चे देख ऐसे 2MnO4 होता है वैसे रिएक्ट करता है, ऐसे करूंगी तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना सिलेबस, और आपको रिवाइज करना है। ठीक है, आपके पास भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2MnO2 की रिएक्शन होती है KOH के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होता है? इससे हमें 2K2MnO4 मिलता है प्लस H2O। फिर ये है, आगे क्या होता है? आगे फर्दर रिएक्शन होता है, यानी कि सबसे पहले तो फ्यूजन होगा MnO4 का विद एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड KOH के साथ, ठीक है, जिससे डार्क ग्रीन कलर का मिलता है। ये कौन से कलर का होता है बच्चे? ये आपका डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है,
देन ये ऑक्सीडेशन में जाता है एज वेल एज रिडक्शन में जाता है न्यूट्रल एसिडिक कंडीशन। कमर्शियली बनाने के लिए बेसिकली जो प्रिपरेशन होती है वो होती है एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, फ्यूज करोगे KOH के साथ MnO4 टू मैग्नेट आयंस बनेंगे। फिर जो मैग्नेट आयंस बनेंगे उस मैग्नेट आयन को वापस से इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा के हमें पर्पल कलर का MnO4 मिल जाता है, ठीक है। नाउ लैब में जो Mn2+ सॉल्ट है इट कैन बी ऑक्सीडाइज, किससे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, पेरोक्साइड सल्फेट के साथ कर सकते हैं टू परमैंगनेट आयन, ठीक है। देन वी हैव लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड किस में आते हैं, F सीरीज के अंदर आते हैं, F, ठीक है। नाउ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लेंथेनॉइड along with +2 and +4 except प्रोमीथियम। प्रोमीथियम इज एक्सेप्शन हियर, ठीक है। दे आर नॉन रेडियोएक्टिव। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है लेंथेनॉइड की इट इज क्वाइट लेस कॉम्प्लेक्स देन एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है एक्टिनॉइड की वो क्या है कि इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे +4, +5, +6 और +7, ठीक है। दूसरा दे आर रेडियोएक्टिव होते हैं वो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है एक्टिनॉइड्स की वो मोर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है देन लेंथेनॉइड, और ये ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव। समझ आ गया। सो दिस वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने किस किस चीज की बात करी। हमने सबसे पहले बात करी कि व्हाट इज डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहली बात तो ये बनती है ना कि होते क्या है। फिर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करी, फॉलोड बाय उनकी सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देन हमने आयनाइजेशन एनर्जी और फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, ये सारी प्रॉपर्टीज की, जनरल कैरेक्टर्स की बात करी, फॉलोड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, ठीक है। सो या अच्छा बच्चे देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना एक्टिनाइड्स का, वो एक्टिनाइड्स का वो मॉडरेटली हाई होता है, और जो आयनिक साइड है एक्टिनाइड का वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप सीरीज में आगे चलते रहते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कम होता चलेगा, ठीक है। चलो आगे चले फटाफट। ओके, नाउ लेट्स कम टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने अभी तक रिवाइज करा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कोई चीज समझ नहीं आई हो या आप चाहते हो और भी ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है, तो बच्चे इतना वैसे आप लोगों के पास टाइम नहीं है, हमारा हम तो पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको ये है कि ठीक है हमें थोड़ी टिप्स चाहिए कि हम पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें, तो वो भी विल कम अप विद, ठीक है, बट उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली कौन से कंपाउंड होते हैं। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है रिटेन बाय द आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन डिसॉल्व स्टेट। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोस एडिशनल मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो कि अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में और डिसॉल्व स्टेट दोनों में बनाए रखते हैं, ठीक है। इन दीज कंपाउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो होता है, जो बीच का सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, वो लिंक होता है बाय आयन और मॉलिक्यूल विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑलराइट, नाउ डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क है बच्चे। डबल सॉल्ट वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट जैसे ही आप उसे डिसॉल्व स्टेट में लेकर जाओगे वो डिसोसिएट कर जाएंगे, ठीक है। दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द सॉल्यूशन, जैसे मॉर सॉल्ट इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल, ठीक है। वर्नर थ्योरी। वर्नर साहब कौन थे, तो वर्नर साहब वो थे जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमें स्टडी करी और हमें बताया। सो वर्नर थ्योरीज मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं, पहली प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेसिकली इट इज कॉरेस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एंड आर सेटिस्फाइड बाय द एनायन, ठीक है। एनायन से सेटिस्फाई हो जाता है एंड देन ये आयनाइजेबल भी होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किसके कॉरेस्पॉन्ड होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के, ठीक है, एंड आर सेटिस्फाइड बाय द लाइगेंड्स। ये नॉन आयनाइजेबल होती है, डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री है वो कौन डिसाइड करता है, ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय द सेकेंडरी वैलेंसीज, समझ गए। नाउ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज in which central metal atom or ion is surrounded by the number of ion or neutral molecule। यानी कि जब हम बात करें कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो क्या होती है, बेसिकली चार्ज एंटिटी होती है, ठीक है। इसमें चार्ज
एंटिटी है जिसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किसके साथ सराउंडेड है, आयंस के साथ, ठीक है। नाउ दीज आयन कैन बी न्यूट्रल टू। नाउ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी वो होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, अनायनिक वो होती है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है, सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल आयन वो एटम या वो आयन होता है जिसके साथ टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन, एक एकदम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आयन या ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इज आर बाउंड, ठीक है। नाउ ये इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज लुईस एसिड। Ni इज अ सेंट्रल मेटल, यहाँ पे आपको दिख रहा है NiCl2 H2O4, ठीक है। इट इज जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। निकल की बात हो रही है इधर तो हाँ, हियर समझा रखा है कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है, लाइगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ठीक है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो आयन है, वो क्या है, बेसिकली एक फिक्स नंबर ऑफ आयन या ग्रुप है बाउंडेड टू अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। जैसे इस केस में कोबाल्ट क्या है, इस केस में जो कोबाल्ट है ये सेंट्रल मेटल एटम आयन है, ये लाइगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। और अगर इसके बाद कोई कंपाउंड होता तो वो क्या होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ऑलराइट बच्चे, तो आयन प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज काउंटर आयन। नाउ दिस इज क्लियर, एकदम क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको गिवन है तो उसमें क्या चीज क्या है। आपके लिए बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर समझना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, नहीं तो आप कैसे समझोगे लाइगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ठीक है। तो ये बहुत क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है इससे। नेक्स्ट वी हैव लाइगेंड। लाइगेंड क्या होते हैं, अभी हमने देखा पीछे। लाइगेंड बेसिकली वो एलिमेंट होता है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, इट कैन बी आयन और इट कैन बी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो लाइगेंड है। इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल आयन, मेटल आयन और सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो लाइगेंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम के साथ। लाइगेंड चार्ज भी हो सकता है बच्चा, न्यूट्रल भी हो सकता है, यूनिडेंटेट भी हो सकता है, डाइडेंटेट भी हो सकता है, पॉलीडेंटेट भी हो सकता है। यूनिडेंटेट का मतलब क्या होता है, यूनिडेंटेट का मतलब होता है इट इज अ लाइगेंड जिसमें एक ही डोनर साइट हो, ठीक है। डाइडेंटेट जिसमें दो हो, पॉलीडेंटेट जिसमें तीन हो, ठीक है। एंड इट कैन बी न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो, एम्बाइडेंट लाइगेंड, चिलेटिंग लाइगेंड, ये क्या होते हैं। एम्बाइडेंट बेसिकली वो लाइगेंड होते हैं विच कैन लाइगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम, ठीक है, विच कैन लाइगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन इट, उसको हम एम्बाइडेंट लाइगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर NO2 लिंक हो जाए N के साथ, सी NO2 कैन लिंक थ्रू N एज वेल एज O, वाइल जो HCN है इट कैन लिंक थ्रू S एज वेल एज थ्रू N। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एम्बाइडेंट लाइगेंड हुए ना, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट एटम के साथ लिंक हो पा रहे हैं, दे कैन लिंक थ्रू टू डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन इट, राइट। देन चिलेटिंग लाइगेंड्स। नाउ बेसिकली व्हाट इज अ चिलेट, एक इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर लाइक इन विच देयर इज अ क्लोज रिंग ऑफ एटम, क्या, देयर इज अ क्लोज रिंग ऑफ एटम caused by attachment of a ligand to a metal atom at 2 point। क्यों हो रही है, जैसे ligand का attachment हुआ, because it is caused by the attachment of ligand to a metal atom, एक closed ring का formation हुआ, closed ring of atom का formation हुआ, ठीक है, एक inorganic metal complex में। so basically chelate is an inorganic metal complex जिसके अंदर closed ring of atom हुआ caused by attachment of ligand to metal atom और ion। सो डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लाइगेंड से साइक्लाइजेशन हो जाती है मेटल एटम के अराउंड, उसको चिलेट कहते हैं। मैं भी यही बोल रही थी, यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, ठीक है। आपको जो चीज जैसे अच्छे से समझ आए, जैसे याद आए, ठीक है, पढ़ा तो है, तुम्हें बस याद लाना है। सच लाइगेंड यूजेस टू और मोर डोनर एटम टू बाइंड अ सिंगल मेटल आयन, और उनको चिलेटिंग लाइगेंड्स बोलते हैं। मोर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। जो स्टेबिलाईजेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इज ड्यू टू चिलेशन, और उसको हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी मेटल आयन का, किसी भी कॉम्प्लेक्स में ऐसे बोल सकते हो कि नंबर होता है लाइगेंड डोनर एटम का टू विच मेटल इज डायरेक्टली बाउंडेड, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम विद द लाइगेंड, और यू कैन से इट इज द नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बाउंडेड, ठीक है। In case of monodentate ligand, जो coordination number है, it is equals to number of ligand, whereas in the case of polydentate,
जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइगेंड इनटू डेंसिटी, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है और लाइगेंड है वो बेसिकली अटैच्ड है, ठीक है, दे आर अटैच्ड। सो सेंट्रल स्फीयर इज द सेंट्रल एटम आयन एंड द लाइगेंड अटैच्ड आर इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। कलेक्टिवली उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दे दिया गया है, जैसे हमने पीछे देखा था ये CONH3, ठीक है। सो दिस इज अंडर दी ब्रैकेट्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। मैंने अभी आपको वो समझाते हुए बताया था, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है बच्चे, यहाँ सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है, चीजें तुम्हें यहाँ पे समझा दी गई थी, एक बार याद दिला दी गई थी। फिर भी अगर किसी का थोड़ा सा साबुन स्लो चल रहा है तो अभी उसको याद आ गया होगा, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इज पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड एटम which is directly attached to the central atom or ion. Defines a coordination polyhedron about the central metal atom or ion. Coordination number central atom का क्या होता है, बेसिकली चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इफ ऑल लाइगेंड आर रिमूव्ड। सारे लाइगेंड रिमूव कर दो, फिर जो चार्ज बचा है विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो मतलब लाइगेंड को रिमूव करो अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जो शेयर था सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और फिर जो चार्ज बचा, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। So the charge of complex if all ligands are removed along with the electron pair that are shared with the central atom is called oxidation number of central atom, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है। Then we have types of complexes. See बच्चे, अलग अलग तरह के complexes होते हैं। One is homoleptic. Homoleptic complexes वो complexes होते हैं जिसमें metal और ion is coordinate बाउंडेड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम। सिर्फ एक तरीके का डोनर एटम है, एक डोनर एटम नहीं, अगेन वन काइंड। कंफ्यूज नहीं होना इसको यूनिडेंटेड बाइडेंटेड के साथ, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन काइंड, ठीक है, वन काइंड ऑफ डोनर एटम जिसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। एग्जांपल इज गिवन। देन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, जिसमें मोर देन वन काइंड होता है ना, नाम से समझ आ रहा है, होमो यानी सेम तरह का, हेटेरो यानी डिफरेंट, ठीक है। देन लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्सेस जिसमें इन विच लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन ज्यादा जल्दी होता है उसे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें स्लो होता है लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन फास्ट है तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, और स्लो है तो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। नाउ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। जैसे जितना तुम्हारा नाम है उतना ही लाइगेंड का नाम भी तुमको, मतलब पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम के रूल्स भी तुमको आने चाहिए कि कैसे उसको नाम करोगे, उसका नामकरण कुछ भी थोड़ी ना रखोगे, तुम्हारा मन कर रहा है उसका नाम कुछ भी रखने का तो तुमने रख दिया, ठीक है। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड यू नीड टू फॉलो देम। फर्स्ट इज नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन इन टू पार्ट्स, पहले नेम ऑफ कैटायन एंड द नेम ऑफ अनायन। फिर जो कैटायन है वो पहले नाम करते हैं उसको, ठीक है। द कैटायन इज नेम फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जो डिसिमिलर लाइगेंड्स हैं दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कैसे अरेंज करोगे उन्हें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ, ठीक है। फॉर मोर देन वन सिमिलर लाइगेंड जो प्रीफिक्स है जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, ये सब ऐड होते हैं बिफोर इट्स नेम। नाउ अगर हेक्सा है तो हेक्सा ही ऐड करोगे ना, वहां पे पॉली नहीं लिख कर आओगे, ठीक है। एग्जैक्ट आप ऐड करोगे बिफोर द नेम। इफ द डाई, ट्राई एक्सेट्रा ऑलरेडी अपीयर तो क्या करोगे, तो आप बिस, टिस, टेट्राकिस ये सारी चीजें यूज करोगे, ठीक है। एंड इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज अनायन, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायन है तो जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम है वो किससे एंड होगा, इट विल एंड विद सफिक्स 8, ठीक है। नेम्स ऑफ द अनायन लाइगेंड्स एंड इन O, नेम्स ऑफ द पॉजिटिव आयन लाइगेंड एंड विद IUM, ठीक है। नेम्स ऑफ न्यूट्रल आयन रिमेन एज सच, वो ऐसे के ऐसे रहता है। जो एक्सेप्शन है, ठीक है, वो क्या है, एक्वा, अमाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं। तो हमने एक्सेप्शंस की भी बात कर ली, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेसिफिकली एक पूरा थोड़ा सा 10, 20, 25 मिनट का लेक्चर मिले जिसमें हम सारी एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, बट अगेन आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द मेटल इन कैटायन, अनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे इंडिकेट करते हैं, रोमन न्यूमरल के साथ, ठीक है, इन पैरेंथेसिस। नाउ द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पार्ट इज रिटन एज वन वर्ड। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। नाउ द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। डन, इतना समझ आ गया। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ गया, पर सब ये तो समझना आइसोमर्स क्या होते हैं।
सो आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स बेसिकली दो वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, उन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं। दे आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर होता है एंड स्टीरियोआइसोमर्स होता है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं बेसिकली इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्यों हुए, स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से हुए हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट ऑर्डर्स। नाउ ऑर्डर ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के भी अपने अपने टाइप्स हैं, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है, आयनाइजेशन है, सॉल्वेंट है, ठीक है। व्हाट इज लिंकेज? Linkage isomerism is basically the type of isomerism in which coordination compound have ambident ligand. Ambident ligands होते हैं। Then ये भी समझ सकते हो कि it arises in coordination compound containing ambident ligand or ligand, and in the isomerism a ligand can form linkage with metal through different atoms, ठीक है। जो coordination isomerism होता है बेसिकली वो टाइप होता है isomerism का which arises from the interchange of ligand, ठीक है, किसके बीच इंटरचेंज हुआ? बिटवीन cationic and anionic entities. Now, solvent isomerism basically वो isomerism होता है in which solvent is involved as ligand. Then ionization isomerism वो होता है which arises when the counter ion in the complex is itself a potential ligand, ठीक है, यानी जो आपका ये कह सकते हो कि जो आपका काउंटर आयन है वो खुद एक पोटेंशियल लाइगेंड है, ठीक है, एंड वो डिस्प्लेस कर सकता है एंड इट कैन डिस्प्लेस अ लाइगेंड व्हिच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया आयनाइजेबल आयन का विद आयनिक लाइगेंड। क्लियर बच्चों? देन स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट जो उनका स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। So this is the type of isomerism which arises as a result of different partial arrangement, ठीक है। Geometrical isomerism क्या होता है? Geometrical isomerism होता है which arises or which occurs in heteroleptic complexes due to the different possible geometric arrangement. कैसे? Different geometric arrangement होती है तो geometrical. Optical isomerism वो होते हैं आइसोमर जिसमें non superimposable mirror images होती हैं, ठीक है। C. Alright. Then we have VBT. What is VBT? Valence band theory, Hansa. This theory was proposed by Al Pauling in 1930. से हमको कोई मतलब नहीं है, इस थ्योरी में है क्या से हमें बहुत मतलब है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है जो मेटल एटम है या मेटल आयन है, इट प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल टू द सराउंडिंग लाइगेंड। व्हाट इट प्रोवाइड्स? इट प्रोवाइड्स एन एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी समझ आ गया जो मेटल एटम आयन है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइगेंड, है ना। जो ये हाइब्रिड्स बनते हैं इस थ्योरी में, ठीक है। सो द हाइब्रिड्स जो भी बनते हैं इसमें हाइब्रिड्स ज्योमेट्री और हाइब्रिड्स ऑर्बिटल्स बोलूंगी, सॉरी, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे अलाउ ओवरलैपिंग। व्हाट दे अलाउ इज ओवरलैपिंग, ठीक है, एंड ओवरलैप विद लाइगेंड ऑर्बिटल दैट कैन डिनोट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर बॉन्डिंग। समझ आ गया? थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, एकदम हिम्मत जुटाओ, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो, so coordination number shows the number of empty orbitals, that is the number of empty orbital is equal to coordination number. These empty orbitals hybridize before participation in bonding and the nature of hybridization depends on metal का nature कैसा है और approaching ligand का nature कैसा है, ठीक है। अपनी हर चीज की अपनी लिमिटेशन होती है, ठीक है, अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इस VBT थ्योरी की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा नहीं दे पाया, अलॉन्ग विद दैट एक्सिस्टेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड द चेंज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विद टेम्परेचर नहीं बता पाया, ठीक है। अब बच्चे सुनो, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ बेसिकली है क्या? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। सो अगर उसमें इफ इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डायमैग्नेटिक है। If all electrons in coordination compound are paired, तो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट दिया जाता है mu equals to under root n ब्रैकेट में n+2 where n is the number of unpaired electron, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। देन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये पढ़ना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। CFT क्या होता है? CFT बेसिकली
ऐसे समझो कि ये थ्योरी जिसने दी थी भैया, बस ये जो अप्लाइड थ्योरी है ना, इसमें क्या था, अप्लाइड दिस, उन्होंने इस थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अप्लाई किया, ठीक है। एंड इन दिस थ्योरी जो लाइगेंड थे उन्हें कैसे ट्रीट किया गया, एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, उन्हें ट्रीट किया एज अ पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ अनायन एंड डाइपोल इन द केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जैसे अभी तुम्हारे घर में बड़ा राजा बाबू वाला ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, वैसे उनको पॉइंट चार्ज वाला ट्रीटमेंट मिला था अनायन के केस में, और डाइपोल का ट्रीटमेंट मिला था इन द केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। द 5d ऑर्बिटल कैसे क्लासिफाई करे थे, 3d ऑर्बिटल इज dxy, dyz, dxz आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड t2g ऑर्बिटल, ठीक है। और जो बाकी दो ऑर्बिटल थे dxy और dz, उनको क्या बोला था, eg ऑर्बिटल, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस अप्रोच ऑफ लाइगेंड 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल स्प्लिट हुए थे। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल डिपेंड करती है क्रिस्टल फील्ड के नेचर पे, ठीक है। सो बेसिकली दिस अज्यूम्स जो लाइगेंड है वो लाइगेंड इज टू बी पॉइंट चार्ज और देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइगेंड एंड मेटल एटम और आयन। ये बेसिकली थ्योरेटिकल assumption था, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा for a number of coordination compound having same metal ion but different ligand, जो crystal field splitting है for each ligand उसको calculate हुई थी, ठीक है। A series in which ligands are arranged in order of increasing magnitude of crystal field splitting, उसको spectrochemical series बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ बताया गया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। ये जो डायग्राम है इसमें आपको CFT हो कैसे रहा है वो दिख रहा है, आपको दो स्टेट दिख रही है एनर्जीज की, ठीक है, Eg और T2G दोनों स्टेट दिख रही है। सो दिस इज बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैसे हो रही है, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल है। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इधर देख बच्चे, ये मेटल डी ऑर्बिटल है, ठीक है। एवरेज एनर्जी, ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज spherical crystal field, and then here splitting of d orbital in octahedral crystal field is occurring, ठीक है। So this was all about CFT. Then importance and application of coordination compound। क्यों पढ़ रहे हैं हम coordination compound? हम कोई भी चीज पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जरूरत क्या है इसकी। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कि देखो इसे हर जगह यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल सिस्टम से लेके हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा ना, तो आयरन, ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में, एंड नॉट जस्ट ह्यूमंस, इवन इन प्लांट्स, ठीक है, क्लोरोफिल भी, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मेडिसिनल केमिस्ट्री में इनका यूज होता है। चिलेटिंग थेरेपी के लिए सुना होगा ना कि लेड का कैसे खत्म करा जाए, है ना, EDTA क्यों यूज कर रहे हैं, EDTA की टॉक्सिक उसको कैसे हटाया जाए, ठीक है। लेड पॉइजनिंग वाला केस EDTA वाला, ये EDTA एज अ चिलेटिंग एजेंट पढ़ा है ना, ये सब तो है ना, तो वो भी तो एक एप्लीकेशन ही तो है बच्चे, ठीक है। देन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, एंड सो फॉर, ठीक है। सो हर जगह इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का यूज होता है। EDTA से मुझे याद आया, मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताती हूँ, हो सकता है काफी बच्चों को पता हो या ना पता हो। EDTA एज अ चिलेटिंग एजेंट हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। सो EDTA इज अ चिलेट लाइगेंड विद हाई एफिनिटी कांस्टेंट, ठीक है। EDTA बेसिकली हम चिलेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, एंड वो कैल्शियम से बाइंड करता है, वो लेड से बाइंड करता है, वो आयरन से बाइंड करता है, कॉपर से बाइंड करता है, बाकी सारे अदर आयन से बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सक्रीट करने में, फिर उसको एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प मिलती है। जब हम किसी से किसी चीज को बाइंड कर देंगे एंड वो जिस बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज हेल्पफुल, समझ गए। EDTA चिलेशन कैसे काम करता है, बाय पुलिंग टॉक्सिन, ठीक है। जैसे लेड इज अ टॉक्सिक, ठीक है, एंड इट कैन लाइक अपनी आपको अगर ब्लड स्ट्रीम से उसको रिमूव करना है, तो ब्लड स्ट्रीम से आप कैसे रिमूव करोगे, बाय पुलिंग टॉक्सिन्स, एंड फॉर पुलिंग दैट टॉक्सिन आपको चिलेशन थेरेपी लेनी पड़ेगी। उस चिलेशन थेरेपी में आपको इंट्रावेनियस एक केमिकल सॉल्यूशन दिया जाएगा EDTA का, ठीक है, जिससे टॉक्सिन पुल आउट होगा आपकी बॉडी से, एंड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम वो लाइक आपकी ब्लड स्ट्रीम से पुल आउट हो जाएगा टॉक्सिन, एंड थ्रू यूरिनरी एक्सक्रीशन बाहर चला जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन जो यूज हो रही है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट आप लोग के लिए और प्यारे वीडियो लेक्चर्स मैं इस तरीके से बनाते रहूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए प्यारा कंटेंट मैं लेकर आऊं। तो यार दोस्तों, चैनल में सपोर्ट दिखाए, प्यार दिखाए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक के शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।